आप देख रहे हैं अंतिम बाजी। इंडेक्स सुबह से ही वॉलेटाइल एक रेंज में और अभी भी बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहा है, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सेशन में भी काफी वाइब्रेंट है। और जैसे कि शो की शुरुआत में डिम्पी ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बूट बनाया, तो साथ ही अदानी समूह के स्टॉक्स में भी अच्छा रुझान बना हुआ है। आईटी स्टॉक्स चल रहे हैं और जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं वो है टेलीकॉम शेयर्स, यानी भारती एयरटेल, आइडिया सेल्युलर और रिलायंस कम्युनिकेशन। ये सभी स्टॉक्स इंट्राडे लोज पर ट्रेड कर रहे हैं। और इनफैक्ट इन स्टॉक्स के बिहेवियर देख के मुझे मिस्टर संदीप शिनोय का सुबह का स्टेटमेंट याद आ रहा है, जब हमने उनसे कहा कि सस्ता फोन अगर लॉन्च होगा तो क्या रिलायंस इंडस्ट्री चलेगा। उन्होंने कहा रिलायंस चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन टेलीकॉम स्टॉक्स को आप जरूर शॉर्ट कर सकते हैं। और वही रुझान हमने आज के सेशन में देखा भी। बिल्कुल, आज भले आपने रिलायंस में ट्रेड ना किया हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने शॉर्ट कर दिया होता ना तो सस्ता फोन तो जब आता तब आएगा, लेकिन आपके अकाउंट में पैसे जरूर आगे होते आज ही। तो शॉर्ट करने का फायदा भी है बाजार में, सिर्फ तेजी से ही पैसा नहीं बनता, लेकिन बहुत ही समझदारी से, होशियारी से शॉर्ट करना। खैर, आज की मोटी मोटी बात यह है कि 9900 के बीच इस समय बाजार फंसा हुआ है। ये नर्वस 99 बाजार को नर्वस ही कर रहा है। रिलायंस जैसा अच्छे नंबर्स ले आए, सस्ता फोन आ जाए, बोनस आ जाए, लेकिन फिर भी आप 9900 ना आए, तो ये बात बाजार को थोड़ा सा हमको भी नोटिसेबल है कि यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है। बैंक निफ्टी एक किस्म से अब सिर्फ एक ही चीज को बचाने की कोशिश कर रहा है, वो है 24,000 के लेवल। किसी तरह से बच जाए, शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद है। अगला हफ्ता दीपावली आपको पता ही है कि डेरिवेटिव एक्सपायरी का हफ्ता है और ये अपने आप में सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी सीरीज में हमने जीएसटी को इंप्लीमेंट होते हुए देखा है। नया जियो फोन बोनस इशू का ऐलान हुआ, रिलायंस खुद तो चल गया, लेकिन आज बाजार को अपने साथ 9900 के ऊपर नहीं लेके आया। ये एक चीज है आज मार्केट के अंदर नोट होती हुई दिखी है। चौथी बात, मार्केट के अंदर विप्रो का जो बायबैक है उसने आईटी के अंदर वापस दम भर दिया और ज्यादातर आईटी के काउंटर्स आज चलते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो इन्फोसिस ही क्यों ना हो, जिसका अभी बायबैक आना बाकी है। ज्यादातर बड़ी कंपनीज अपना बायबैक लेके आ चुकी हैं। और जो पांचवी और आखिरी बात हमको बाजार में समझ में आई कि रिकॉर्ड स्तरों पर से एक बार बैंक निफ्टी में आपको संभल कर ट्रेड करने की जरूरत होगी। बिल्कुल, आईटी स्टॉक्स में अच्छा मूव है आज के सेशन में, स्पेशली विप्रो जो कि लीड कर रहा है आज आईटी पॉकेट को। कुछ ही देर में विप्रो के सीएफओ मिस्टर जतिन दलाल भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन अभी दो मेहमान हमारे साथ हैं, राकेश बंसल हैं और साथ ही आशीष चतुर्मोता हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। आशीष तो पहले से बने हुए हैं और उन्होंने सुपरफास्ट फ्यूचर्स में अपना व्यू दिया अभी इंडेक्स पर। राकेश, आप बताइए अभी निफ्टी पर क्या कर रहे हैं? कीपिंग इन माइंड अगले हफ्ते एक्सपायरी है, आप पोजीशंस आपने किस तरीके से हैंडल करने की सलाह दी है अपने क्लाइंट्स को? गुड आफ्टरनून दीपाली, हमारा तो क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू है। एक भी शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में हमने रिकमेंड नहीं करी है। निफ्टी में अगर आप नीचे की तरफ देखें तो एक दायरे में घूम रहा है, बायस पॉजिटिव लगता है। नीचे में 98.25, 98.30 एक अच्छा बेस है और काफी समय से दीपाली हम देख रहे हैं कि निफ्टी 9900, 9920 के अराउंड एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। बट मेरा ये मानना है कि इस बार अगर 9920 के ऊपर निफ्टी स्पॉट में निकलता है तो इस बार रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा। अगले सप्ताह एक्सपायरी है और 9920 के स्तर जैसे ही अगर क्रैक होते हैं ऊपर की तरफ तो मेरा ऐसा मानना है कि फ्रेश लॉन्ग्स को ऐड करना चाहिए, तब एक शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी को इसी सीरीज में 10,000 तक ले जाने के लिए अटेम्प्ट करेगी। ठीक है, लेकिन पहले हमको एक बार 9950 के ऊपर आना होगा। वैसे भी राकेश बहुत क्लीन है अपनी स्ट्रेटजी को लेकर, वो शॉर्ट तो नहीं कर रहे, या तो ट्रेड ही नहीं करते या तो बाइंग ऑन डिप्स करते हैं। तो ये रणनीति उनकी अपनी है और अब तक कारगर साबित हो रही है। हमने शुरुआत में कहा था आपको अंबानी के अलावा अदानी के शेयर्स भी दिखाएंगे जो चल रहे हैं। आप देखिए अदानी के दो शेयर, एक तो अदानी का अदानी ट्रांस, ये शेयर अब ऑलमोस्ट सर्किट पे है। ये 5% के सर्किट है इस पे और ये सर्किट पे अब लॉक हो गया। दूसरा दिखाते हैं आपको अदानी का पावर, ये करीब 6-6.5% ऊपर है। ये शेयर भी आज दिन के उच्चतम स्तरों पर है। तो अंबानी के साथ आज अदानी भी चला, लेकिन बाजार वहीं का वहीं रह गया जहां पे सुबह खुला था। जी, ये अदानी समूह के शेयर्स में आशीष कोई ट्रेड आप कैरी करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए? बिल्कुल, मुझे लगता है अडानी इंटरप्राइजेस बहुत स्ट्रांग नजर आ रहा है। इस स्टॉक को आप देखेंगे तो एक तरह का पोल एंड फ्लैग फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, जो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक एक बहुत अच्छी बढ़त दिखा सकता है। नेक्स्ट वीक में मुझे लगता है स्टॉक में कम से कम 150 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड में मेरा मानना है कि अगर से आप बहुत एक छोटा स्टॉप लॉस में रिकमेंड करूंगा 139.50 का, उस स्टॉप के साथ आप पोजिशन बनाइए, आपको 9 से 10 रुपए की बढ़त अडानी इंटरप्राइजेस में देखने को मिल सकती है। आशीष, एक शेयर आपको और देखना होगा, शायद उसको ट्रैक अच्छी तरह से भी करते होंगे ज़रा समय देके, वो है IFCI। ये शेयर 4% ऊपर है। जब से 25 के ऊपर आके ट्रेड कर रहे हैं तब से ऐसे सुगबुगाहट सी है। मैं तो खैर इसको रोज ही देखता हूँ कि पता नहीं ऐसा क्यों है, अभी तक ये 30 के ऊपर क्यों नहीं आ पा रहा है। आपका रिकमेंडेशन क्या IFCI पे? ये 30 को पार करेगा या फिर नहीं भी करेगा?
मेरे हिसाब से 30 के लेवल्स को ये बिल्कुल पार कर सकता है, क्योंकि आप वॉल्यूम्स देखिए, जिस तरह के वॉल्यूम्स अब देखने को मिल रहे हैं वो बहुत समय बाद देखने को मिले हैं। और मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं 2650 का एक स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन को कंटिन्यूसली कैरी कर सकते हैं, ट्रेड करते रहिए। इवेंचुअली मुझे लगता है 30 के स्तर इसके अंदर क्रॉस हो सकते हैं। ठीक है, एक बार अशोक लेलैंड को देख लेते हैं। जब रिलायंस की एजीएम चल रही थी तब इस स्टॉक के भी नंबर्स आए थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज थोड़ा परफॉर्म कर रहा था और ये इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस दिखी। पहले नंबर्स के बारे में बताएं तो जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे खराब नंबर्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने। 62% की डी ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पर आई है और जो ऑपरेशनल इनकम रही है कंपनी की वो भी एस्टिमेट से कम रही है। आप देखिए स्टॉक पर इसलिए एक रिएक्शन भी आया और अभी भी करीब 3.25% नीचे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक के बारे में इंपॉर्टेंट इसलिए बात करना है क्योंकि इस सीरीज की शुरुआत से ही ये कांस्टेंट मूवर रहा है और आज मुनाफा वसूली दिखी, अगले हफ्ते एक्सपायरी है, नंबर्स खराब आए हैं तो हो सकता है कि ये मुनाफा वसूली और एक्सटेंड हो। कितनी पॉसिबिलिटी है मुनाफा वसूली एक्सटेंड होने की, ये राकेश से जान लेते हैं। राकेश, क्या व्यू है आपका? देखिए दीपाली, जैसे आपने मेंशन करा, सीरीज की शुरुआत में स्टॉक में एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देखने को मिला था और ऊपर में इस स्टॉक ने 107 108 तक की एक रैली दिखाई है। हमने वहाँ पे मुनाफा बांधा था और जिन्होंने भी तेजी करी है मेरी समझ से उनको तेजी में से निकल जाना चाहिए। स्टॉक के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। एज ऑफ नाउ अशोक लीलैंड को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भी नई पोजीशन नहीं बनाएंगे दीपाली इसमें तेजी की। एक शेयर मैं आपको दिखाता हूँ, वो है एक्सिस बैंक। हम अभी डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, ये 2 बजे हमारे साथ थे आदित्य अग्रवाल, वो कह रहे थे कि इस शेयर को प्लस किया जा सकता है। देखिए उसके बाद से शेयर के अंदर एकदम से मूव आया है। ये पहले लाल निशान में था, अभी जस्ट 5-7 मिनट पहले की बात है, आदित्य हमारे साथ थे और अभी हमने उनको शुक्रिया भी किया। एक्सिस बैंक इस समय हमारे निशान में और ये आपको प्रॉफिट देना शुरू कर रहा है वापस। ये एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है, 560 का टारगेट भी है। आदित्य की रिकमेंडेशन ये देखिए आपके सामने आया, 560 का टारगेट और 520 का एक स्टॉप लॉस है। थोड़ी देर पहले हमने इस कार्यक्रम में इसी को डिस्कस किया था, पुल बैक दिखा रहा है। जरा आशीष आप भी देखेंगे एक्सिस बैंक को, एक ब्रेकआउट का कैंडिडेट है। मेरे को सिर्फ आज के लिए रखना है सौदा, सिर्फ आज लास्ट के 1 घंटे के लिए। 4-5 रुपये और बढ़ सकता है क्या शेयर? बढ़ सकता है डिम्पी। इनफैक्ट 17 जुलाई से हमने आपके शोज पे कम से कम 3 बार एक्सिस बैंक रिकमेंड किया 515 के लेवल से और मुझे लगता है कि पोजिशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अगर से आप 1-2 दिन का नजरिया रख रहे हैं तो डेफिनेटली 548 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, पर ब्रॉडली मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब इवेंचुअली 565-570 के जोन को जल्दी टेस्ट करते हुए देखने को मिल सकता है। जी राकेश, विप्रो में प्रॉफिट्स बुक कर लेने चाहिए क्या या फिर होल्ड रखें पोजीशंस? देखिए दीपाली, विप्रो का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और एक नई टेरिटरी में स्टॉक निकला है। अगर किसी ने दीपाली लिया है तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए 294-295 के लक्ष्य के लिए। दीपाली, जैसे अभी आशीष ने भी बोला, डिम्पी ने भी बोला, एक्सिस बैंक काफी बेहतरीन लगता है। इस सीरीज में दीपाली हमने रिकमेंड करा हुआ है 580 से 600 के लेवल्स नतीजों वाले दिन इसमें देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट है और अगर कोई इसको होल्ड करता है 2 से 2.5 महीने तो 700 के स्तर भी इसमें मुमकिन लगते हैं। और जैसे आशीष ने भी अदानी इंटरप्राइजेस को रिकमेंड किया था, हमने भी अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करा हुआ है और इसके अंदर एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। अदानी इंटरप्राइजेस में भी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ एक शेयर में आपको और दिखाता हूँ। वैसे आज ज्वेलरी के शेयर्स हमको ज़्यादा मिल रहे हैं। हमने टाइटन भी अभी प्लस किया, बताया हमको आशीष ने। हम अभी और प्लस किया था, वो था पीसी ज्वेलर्स, ये भी हमको मिला अभी आदित्य अग्रवाल की तरफ से। एक शेयर आपको और दिखाता हूँ, तारा ज्वेल्स, ये शेयर भी ऊपर है और एक करीब 13-13.5% की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है इस समय। तो ये शेयर कुछ एक ऐसे हैं, ज्वेलरी काउंटर्स में अच्छा मूव है। राकेश, आप कुछ प्लस कर रहे हैं क्या ज्वेलरीज में? देखिए जैसे अभी आपने मेंशन करा, टाइटन का नाम लिया डिम्पी, टाइटन काफी अच्छा लग रहा है टेक्निकली स्टॉक और मुझे लगता है टाइटन में पोजीशन बनानी चाहिए। टाइटन ने एक अच्छा नीचे में बेस बनाया है, 530 के अराउंड टाइटन ने बेस बनाया और जिस तरीके से यहाँ पर टेक्निकल रुझान है, यहाँ पर मुझे लगता है 555-556 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। जी, एक बार देख लेते हैं फ्यूचर रिटेल को। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ही चल रहा है शेयर और अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। स्ट्रॉन्ग मूव है और वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में देखा जा रहा है। आप देखिए अब 446 के लेवल्स पर है और इस पूरे हफ्ते का अगर इसका मूविंग ट्रेंड हम देखें तो ये पिछले 4 सेशंस में एक रेंज में था और आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया और अब करीब 13% ऊपर आ चुका है। शायना मुकद्दम भी इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। फ्यूचर रिटेल पर एक टेक्निकल कॉमेंट लेंगे, लेकिन उससे पहले शायना का एक व्यू ले लेते हैं स्टॉक पर। शायना, ये फ्यूचर रिटेल आपको कैसा लगता है? ऑलरेडी हमने साल की शुरुआत से ही कई सारे रीजंस रहे हैं जिस वजह से रिटेल स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट काफी आया है, लेकिन हाल ही में ब्रोकरेज हाउसेस की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिन्होंने पूरे ही इस स्पेस में अगर कोई किसी स्टॉक को पिक किया है तो वो है फ्यूचर रिटेल। आपको इन लेवल से भी मीनिंगफुल अपसाइड दिखती है क्या? क्या व्यू है आपका फ्यूचर रिटेल पर? पॉजिटिव व्यू है, काफ़ी चल चुका है दो। आई शुड मतलब ये बोलना चाहिए मुझे
और वैल्यूएशंस थोड़ा बहुत अभी ऊपर के साइड में है, लेकिन वो जो एक्विजिशंस जो कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, पैन इंडिया प्रेजेंस अभी वो फैला रहे हैं, उस हिसाब से आई थिंक प्लस जो एफडीआई के जो चेंजेस हो रहे हैं वो पॉजिटिव होगा फॉर द ओवरऑल रिटेल सेक्टर। तो पूरा सेक्टर के जैसे वैल्यूएशंस बढ़ते हैं, आई थिंक टू दैट एक्सटेंड ऑन अ रिलेटिव बेसिस फ्यूचर रिटेल के भी मतलब ज्यादा अट्रैक्टिव होते जाते हैं। सो टू दैट एक्सटेंट इट इज अ बाय ऑन डिप्स वैल्यूएशन के हिसाब से, बट अदरवाइज आई थिंक इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स अदर देन एवेन्यू ये स्पेस में। एक बार जरा मार्केट को वापस देखिए, एकाएक तेजी आई है मार्केट के अंदर। निफ्टी 9900 के ऊपर आके ट्रेड करने लग गया। अब ये 9903 का है। अब एक बार बैंक निफ्टी भी दिखाइए, यहाँ पर भी 35 से 40 पॉइंट ऊपर आ चुका है। एकाएक तेजी बनी है, ये करीब 2 बजे के आसपास की बढ़त है, उसके बाद से इसमें स्ट्रेंथ आना शुरू हुआ है। एक बार आप सेंसेक्स को भी दिखा सकते हैं, ये भी लाल निशान में फिसल गया था निफ्टी से पहले, और यहाँ पर भी एक अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है। ये आप इंटरडे चार्ट के जरिए देख पा रहे हैं, एक स्मार्ट रिकवरी मार्केट के अंदर है। आवरली बेसिस पर आप देखिए, ये करीब 1:45 बजे से शुरू हुआ है चलना, और वहाँ से करीब ये 200-250 पॉइंट जोड़ चुका है अब अपने रिकवरी के अंदर। तो ये एक स्मार्ट मूव यहाँ पे इंडेक्स के अंदर आते हुए। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी दिखाइए, 1583 आ गया है, ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का आवरली चार्ट है। रिलायंस फिर से शायद थोड़ी हेल्प कर रहा है मार्केट के अंदर। अदानी के शेयर्स ऑलरेडी हम आपको दिखाई चुके हैं। कुछ और हैवी वेट भी देख लेते हैं, क्या अगर वहाँ पे कुछ अच्छी स्ट्रेंथ आ रही है कि नहीं। विप्रो भी एक बार दिखाइए, जहाँ पे खुला था वहाँ से थोड़ा और मजबूत हुआ है, 6.5% ऊपर है। फ्रंटलाइन काउंटर्स में बजाज फिनसर्व 5.5% ऊपर है, ये भी हेल्प कर रहा है। आज टाइटन, पीसी, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं, इनमें भी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। जी, पीसी ज्वेलर्स अभी करीब 0.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बार स्टरलाइट टेक को देख लेते हैं, यहाँ भी अच्छा रुझान, करीब 8.5% ऊपर ये स्टॉक भी है। अगेन वॉल्यूम पार्टिसिपेशन सुबह से इस स्टॉक में काफी अच्छा है और 287 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। राकेश, अभी हमने काफी सारे स्टॉक्स का जिक्र किया, डिम्पी ने भी कई शेयर्स के नाम लिए, इनमें से कोई ठीक लग रहा है ट्रेडिंग पोजीशंस मंडे के लिहाज से कैरी करने के लिए? दीपाली, स्टरलाइट टेक काफी अच्छा लगता है, बट नई एंट्री मुझे नहीं लगता है यहाँ पर ली जा सकती है, क्योंकि नियर बाई स्टॉप लॉस नहीं है। दीपाली, अगर मंडे के लिहाज से पोजीशंस को कैरी करना है तो जैसे डिम्पी ने भी मेंशन करा, अदानी ग्रुप में अदानी इंटरप्राइजेस को कैरी करना चाहिए, डिस्कस हो चुका है। अदानी पोर्ट्स को बाय करके चलें, यहाँ पे मुझे लगता है 395 397 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एक्सिस बैंक को कैरी करके चलना चाहिए, ये डिस्कस हो चुका है। दीपाली, कैडिला हेल्थ केयर काफी अच्छा लगता है, यहाँ पर 555 559 के लक्ष्य के लिए इसको कैरी करना चाहिए। ठीक है, एक दो शेयर में आपको और दिखा दो। दीपाली, आपको ध्यान होगा सुबह जब हम शुरुआत कर रहे थे ओपनिंग की, तो हमने 3-4 शेयर में बाजार को बनते हुए देखा था। एक तो रिलायंस था, विप्रो था, जेपी एसोसिएट्स था झुंझुनवाला की खबर के साथ से, और उसमें एक और था कि आप जो एक सेक्रेटोरियल मूव आ रहा था लेदर गुड्स के अंदर, वहाँ पे एक काफी मूव था। हाँ, उन सभी के अंदर बढ़त आई है थोड़ी सी। अब देखिए विप्रो चला, और वही पॉकेट है जो वही पॉकेट अभी भी एक्टिव है, होल्ड कर रही है। ऐसे कोई नए पार्टिसिपेशन आया नहीं है, एज सच नहीं है, ना तो छोटे सेगमेंट से ना बड़े सेगमेंट से, एज सच तो खैर नहीं है। हाँ, एक शेयर ने एफ&ओ बैन का है, मेरी दिलचस्पी इसमें है कि एफ&ओ बैन के बावजूद ये शेयर चल कैसे रहा है, और लगातार कई दिनों से चल रहा है। जेपी भी है और साथ ही फोर्टिस हेल्थ केयर भी है। आप दिखाइए, ये भी ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पर है। ये हर रोज ऐसा ही हो रहा है, ये बैन में जाते हैं 12 बजे तक कुछ नहीं होता, लेकिन 12 बजे एकाएक उसके अंदर मूव आने लगता है और डे हाई पे क्लोज कर गया। 150 के नीचे का था ये सिर्फ 2 दिन पहले, 48 आवर्स पहले ये 148 का ही था, अब ये 162 का हो गया। ये शेयर एफ&ओ बैन में, हमने तो नहीं लिया, कोई ले भी नहीं सकता। राकेश, कैसे चल रहे हैं ये? देखिए, अच्छा लगता है फोर्टिस हेल्थ केयर। इनफैक्ट मेरा मानना था कि जिन स्तरों पे 150 रुपए के नीचे जब स्टॉक था, इसको बाय एंड होल्ड करना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल एक टेक ओवर कैंडिडेट है। सॉरी, एक बार टेक ओवर होता है तो इसमें री रेटिंग देखने को मिलेगी। इन स्तरों पे भी मुझे लगता है अगर किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो बाय करके चलना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू से बाय कर सकते हैं फोर्टिस हेल्थ के। एक बार 2 स्टॉक्स देख लेते हैं जिन दोनों के नंबर्स आने हैं। एक तो दीवान हाउसिंग और दूसरा कैनफिन होम्स। पहले दीवान हाउसिंग को देखें तो नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग आए हैं, कह सकते हैं सॉलिड रिजल्ट्स कंपनी ने पेश किए हैं। ग्रॉस एनपीए इनके 0.97% पर रहे हैं वर्सेस 0.94%, और जो एसेट क्वालिटी है फिर कह सकते हैं कि स्टेबल रही है, स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले खबर भी आई थी करीब 8,500 करोड़ रेस करने की, फंड रेस करने की। इसके अलावा कैनफिन होम्स, यहाँ पर नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग रहे हैं, एसेट क्वालिटी थोड़ी सी डेट्रॉइट हुई है, और ग्रॉस एनपीए 0.21% से बढ़कर 0.38% पर रही है। लेकिन देखिए, एक के अच्छे नंबर, एक के खराब नंबर, लेकिन रिएक्शन दोनों पर सेम है। आपने देखे क्या नंबर शाइना इन दोनों कंपनियों के, और नंबर्स के बाद क्या रेटिंग है दोनों ही स्टॉक्स पर?
मेरे को दोनों स्टॉक्स के ऊपर मेरा पॉजिटिव रेटिंग है, क्योंकि अगर आप DHFL को देखिए, उनके जो बुक वैल्यू है लगभग 200 के ऊपर है, तो वहाँ से इट इज़ क्वाइट अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ प्राइस टू बुक। एंड कैनफिन होम्स ऑल्सो सिमिलरली इट इज़ अट्रैक्टिव बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। दूसरा बात, मेरे हिसाब से जो लो कॉस्ट हाउसिंग का जो गवर्नमेंट का मूव है, पॉलिसी चेंजेस है, ये कंपनीज को दोनों को बेनिफिट होंगे। सो आई वाज ओवरऑल पॉजिटिव जो सेक्टर है उस पे। प्लस ये दो स्टॉक्स जो करेक्शन हमको मिले हैं, ये बाय ऑन डिप्स का दोनों स्टॉक बनते हैं। आपने कई बार ये शब्द तो सुने होंगे, आपके कानों में आए, 1 का 2, 1 का 5, 1 का 8, 1 का 10। अब आज जब AGM चल रही थी ना, तो 1 का 16 आ रहा था। तो 1 क्या है? सिर्फ 1000, और 16 क्या है? 16 लाख। और आप सोच रहे होंगे 1 से ये 16 लाख कैसे हो गया, कितने समय में हो गया, हम क्यों मौका चूक गए। खैर, हो सकता है मौका आपको आगे मिल जाए, लेकिन ये 1000 रुपया जब लगा था, ये 16 लाख कैसे पहुंचा, एक बार ये संदीप हमको समझा रहे हैं। संदीप बताएं, आपने वैसे लगाया था 1 लाख, शायद आपका जन्म भी नहीं हुआ होगा तब तो। मुझे तो पता भी नहीं था कि IPO आया है। इनफैक्ट आप देखिए, जितने भी IPO वाले निवेशक भी हैं, आप देखिए 94 से ये एक्चुअली जर्नी शुरू हुई। 1977 में इसका IPO आया था रिलायंस इंडस्ट्रीज का। 1994 में एक्चुअली ट्रेडिंग शुरू हुई थी, और उससे पहले ही अगर आप देखिए तो 2 बार इसका IPO आने के बाद बोनस शेयर आ चुका था। और पूरा ये जो आप देख रहे हैं कंपाउंडिंग जो आप बता रहे हैं, जो पूरा जो वेल्थ क्रिएशन हुआ है RIL के IPO वाले इन्वेस्टर्स का, वो केवल बोनस शेयरों की वजह से ही हुआ है। 1997 में जब ये इशू आया था, 10 रुपए का शेयर था। अगर आपने 100 शेयर उस समय खरीदे होते तो 1000 रुपए की वैल्यू बनती आपकी उन शेयरों की। 1000 रुपए आपने लगाए थे, आपको 100 शेयर मिले थे। वो जो 100 शेयर हैं जिनकी वैल्यू 1000 रुपए थी उस समय 1977 में, उसकी वैल्यू आज आप देखें अगर तो 16.5 लाख रुपए पहुंच गई। यानी कि जो रिटर्न है वो 1,00,000% से भी ज्यादा का देखने को मिला है। ये दरअसल इसलिए हुआ है डिम्पी, आपकी जो 100 शेयर थे उनकी जो वैल्यू है बढ़ के, अगर आप देखिए जो नंबर ऑफ शेयर जो हैं वो बढ़कर 1000 के भी पार पहुंच चुके हैं। और उसमें जो मेन फैक्टर है वो बोनस ने प्ले किया। जैसे मैंने कहा, सबसे पहला जो बोनस इशू आया था वो 1980 में आया था। 3:5 का बोनस इशू आया था। ये 1994 से पहले की बात मैं कर रहा हूं, जब एक्चुअली ट्रेडिंग बहुत बड़े पैमाने पे शुरू हुई थी। 3:5 का जो बोनस इशू आया तो आपके पास जो 100 शेयर थे उनकी जो वैल्यू है बढ़कर 160 होगी, क्योंकि आपको 60 शेयर नए बोनस के तौर पे मिले। इसके अलावा फिर 1983 में 3 साल बाद फिर से एक 3:5 सेम उसी रेशो में फिर से जो बोनस का अनाउंसमेंट है वो इस कंपनी ने किया, और आपके जो 160 शेयर थे उसके ऊपर आपको फिर से 96 शेयर और मिले। यानी कि जो 160 शेयर थे उनकी वैल्यू बढ़कर 250 के भी पार पहुंच गई। ये सिलसिला यही नहीं रुका। 1997 में देखिए 1:1 का बोनस अनाउंस हुआ इस कंपनी की ओर से। जब 1:1 का बोनस अनाउंसमेंट हुआ तो जो 256 शेयर थे वो बढ़कर 512 हो गए। और उसके बाद फिर से नवंबर 2009 में आपको याद हो तो एक बोनस अनाउंसमेंट किया था कंपनी ने 1:1 का, तो 512 शेयर जो थे वो 124 हो गए। लेकिन कुल जो नंबर बन रहा है, जैसे मैंने कहा, 1054 का बनता है। अगर आपको याद हो तो 3 बार रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से या RPL के नाम से जो रिफाइनरीज बनी थी उनको RIL में मर्ज किया गया था। 2009 में जब ये प्रोसेस हुआ था तो उस समय 30 शेयर RPL के RL के नाम पे कन्वर्ट होकर आपके पास आए थे, अगर आप IPO के इन्वेस्टर हैं तो कुल मिला के जो बोनस के बाद 1024 शेयर हुए, RPL वाले 30 शेयर जोड़ लीजिए, कुल मिला के जो शेयर बनते हैं 1054 का आंकड़ा बनता है। अगर आपने उस समय 100 शेयर लिए थे वो 1054 बनते हैं, जिसकी वैल्यू 1570 से अगर आप कैलकुलेट करें, जो कि मौजूदा भाव के आसपास है, 16.5 लाख के आसपास बनती है। तो कुल मिला के देखा जाए बोनस ही था जिसने पूरा ये खेल किया। उसमें 30 शेयर RPL वाले भी ऐड हुए, जिस वजह से 100 शेयर 1000 शेयरों के पार पहुंच गए, और जो वैल्यू है 1000 रुपए की वो 16.5 लाख के ऊपर। जी, तो एक चीज तो है डिम्पी, आज की AGM की हाइलाइट्स और संदीप की रिसर्च ये प्रूव करती है कि रिलायंस के साथ आप जुड़े रहिए, या तो जियो के जरिए या फिर शेयर के जरिए, आपको मुनाफा ही होगा। बिल्कुल, तालियां इसलिए बजती हैं AGM में। आज तो कुछ अलग ही रंग था AGM का। आज तो सीटियां भी बजी हैं। एक बार सुन लेते हैं AGM पे मुकेश अंबानी इस मामले पर क्या कह रहे थे। I had committed to you last year that we would reward shareholders at the completion of our investment cycle. This is our 40th year, and all of you have heard Dhirubhai's voice in this auditorium after 15 years. Your board has decided to recommend a bonus issue
of 1:1 share that is 1 bonus share for every share that you own. This is the largest bonus issue ever by any company in India so far. चलिए, रिसर्च के पैरामीटर पे आपको ये तो पता लगे कि कैसे बोनस आया, लेकिन संदीप का कोई स्प्लिट भी आया था 2005 में डीमर्जर हुआ था पूरे ग्रुप का, दोनों भाइयों के बीच में स्प्लिट हुआ था। लेकिन ये जो कैलकुलेशन है डिम्पी, इसमें अच्छी बात ये है कि आपको जो छोटे भाई यानी कि अनिल अंबानी के जो शेयर मिले थे वो इस कैलकुलेशन में शामिल नहीं है। अगर आप प्योर प्ले रिलायंस को कैलकुलेट करें तो इतना रिटर्न बनता है। अगर आप अनिल अंबानी के शेयर भी शामिल कर रहे हैं तो फिर जो रिटर्न है आपका, आप समझ सकते हैं कहीं ज्यादा हो गया होगा। शाइना, ये मौका आपने तो नहीं चूका, आपके पास था ना रिलायंस तो? देखिए, आई थिंक रिलायंस जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है फ्रॉम द लास्ट 20-15 ईयर्स, उनके पास तो है ही, सो दैट इज ट्रू। बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो नंबर्स उन्होंने दिखाए वो वेरी गुड नंबर्स, बोथ इन टर्म्स ऑफ, अगर हमको GRM देखते हैं, आज उनका जो न्यू लॉन्च है ऑफ द न्यू इंस्ट्रूमेंट, वो जो उन्होंने दिखाया, उसके जो डिपॉजिट्स होंगे, आई थिंक ऑल दीज थिंग्स आर पॉजिटिव एंड आई थिंक द स्टॉक इज लाइकली टू मूव अप ग्रेजुअली फ्रॉम हियर। तो इस हिसाब से अभी भी होल्ड करना ही चाहिए अगर आप होल्ड करते हो तो। नई खरीदारी कर सकते हैं इन लेवल्स पर शाइना? मेरे हिसाब से हाँ कर सकते हैं, बिकॉज उनका जो वैल्यूएशंस है अभी दे स्टिल नॉट फुली फैक्टरिंग इन द इम्पैक्ट ऑफ जियो। सो आई थिंक जैसे 1-2 साल में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है बिटा पे, द वैल्यूएशन विल स्टार्ट लुकिंग अट्रैक्टिव, वेरी अट्रैक्टिव अगेन। और बोनस तो है ही, तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म भी अगर आप देखें तो मेरे हिसाब से मोमेंटम रह सकता है, बिकॉज पीपल हु वांट टू डू टैक्स प्लानिंग टू सम एक्सटेंट वुड लुक एट एंटरिंग इवन एट करंट लेवल्स। शाइना, 40 साल नहीं, 4 साल में कितना आ जाएगा ऊपर? 4 साल में जैसे अभी उन्होंने ही बताया हर 2.5 ईयर्स में डबल होता है, बराबर ये उन्होंने कहा, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए 5 साल में, हाँ बस हो जाएगा, मतलब दो बार 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 बार 2 गुना हो जाएगा, यानी दो बार 2 गुना हो जाएगा पैसा। ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी पैसा लगा सकता है, वही कैलकुलेशन अब चल रहे हैं आगे CAGR वाली भी, और 32% हर साल, और हर 2.5 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, तो 5 साल के अंदर 2 बार हो जाएगा ये। आशीष, मेरे को अगर रिलायंस के अलावा मार्केट में कोई रिलायंस जैसा ही शेयर वैल्यूएशन के हिसाब से अगर कोई शेयर दिख रहा है तो कोई है क्या वो शेयर? देखिए, जब रिलायंस ही अवेलेबल है तो कुछ और लेने की जरूरत क्या है? मैं तो समझता हूँ रिलायंस ही लेना चाहिए। और आप ये देखिए कि ये स्टॉक ऐसा हमको लग रहा है कि बहुत चल गया है, बट आप इसको इस नजर से देखिए, 2008 के बाद पहली बार अब वो भाव आना शुरू है, तो करीब करीब मेरे हिसाब से 9 साल के बाद ये भाव मिले। एक्चुअल रिटर्न तो शायद अब बनना शुरू होना चाहिए। मैं समझता हूँ 1800-1900 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स होंगे, और ब्रॉडली ऊपर में भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। इसी को प्ले करने का एक और जो मैं समझता हूँ रिलायंस के अंदर रिटेल का प्ले है, जिसपे खुद मुकेश अंबानी जी बहुत फोकस कर रहे हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे फ्यूचर रिटेल, इस पर हम काफी समय से रिकमेंडेशन दे रहे हैं। इनफैक्ट आपके चैनल पे भी हमने 300-350 के इस तरह से कंटिन्यूसली रिकमेंडेशन दिया। मुझे लगता है ये पूरा स्पेस बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, और फ्यूचर रिटेल में मेरा मानना है कम से कम 550 तक के टारगेट्स नेक्स्ट 2-3 महीनों के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। ऑन डाउन साइड अगर से अब ये स्टॉक 410-405 के लेवल्स नहीं तोड़ता तो कोई भी डिप में इसके अंदर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती है। तो रिलायंस पर भी टारगेट दिए हैं मीडियम टर्म के 1800-1900 के, इसके अलावा नई चॉइसेस भी बताई हैं आशीष ने। फ्यूचर रिटेल एक स्टॉक है जिसको आप बाय कर सकते हैं। लेकिन विप्रो, ये स्टॉक भी सुबह से मजबूत है, क्योंकि नंबर्स और स्पेशली जो बायबैक का न्यूज फ्लो है उस वजह से स्टॉक में काफी बाइंग आज के सत्र में देखी गई। अब इन्हीं नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है। मिस्टर जतिन दलाल है हमारे साथ, जो कि CFO हैं विप्रो के। मिस्टर दलाल, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू जी बिजनेस। कांग्रेचुलेशंस बायबैक के लिए, और बायबैक प्राइस जो आपने तय किया है वो तो इन्वेस्टर्स को भी काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि रिएक्शन स्टॉक का ये इंडिकेट कर रहा है। बायबैक पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले अर्निंग्स की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू फ्रंट पर जो आपने गाइडेंस दी है वो मोर और लेस फ्लैटिश ही रही है, फिर जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुकाबले थोड़ी कम दिखी है। इस पर थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि गोइंग फॉरवर्ड रेवेन्यू ग्रोथ कैसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, अगर जैसे हमने बोला है कि हमारी गाइडेंस जो है
वो आज की तारीख में हमको किस तरह नेक्स्ट क्वार्टर दिख रहा है वो हिसाब से हम गाइडेंस देते हैं। और ये क्वार्टर में हमें थोड़ी अनसर्टेनिटी दिख रही है वो हेल्थ केयर एक्ट को लेके यूएस में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक एक्विजिशन की थी हेल्थ प्लान सर्विसेज लास्ट ईयर। वो हेल्थ प्लान सर्विसेज इज़ अ मार्केट लीडर इन अफोर्डेबल केयर एक्ट, जिसको ओबामा केयर से भी जाना जाता है। और ओबामा केयर अभी नए एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक नए एक्ट में तब्दील होने वाला है। तो अभी जो अनसर्टेनिटी है कि वो क्या नया एक्ट होगा और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसको लेके जो हमारे कस्टमर हैं वो अभी पॉज मोड में हैं और कुछ नया इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। तो जब तक वो क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक हमको वेट एंड वॉच मोड में रहना पड़ेगा, और उसी की वजह से वो अनिश्चितता जो है वो हमने गाइडेंस में फैक्टर की है। मिस्टर दलाल, ये बायबैक की अनाउंसमेंट तो होगी, लेकिन इसका टाइमलाइन क्या है? ये कब तक पूरा होगा और बुक्स कितनी है, कैश कितना है बुक्स में? तो आप देखिए, हम जो 30 जून पे हमारे पास नेट ऑफ डेट कैश थी बैलेंस शीट पे, वो थी $3.5 बिलियन। और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो और जो हमने 11,000 करोड़ जो हमने बाईबैक के लिए बोला है, वो लगभग आप $2 बिलियन आप गिन सकते हैं। तो उसके बाद भी हमारे पास $1.5 बिलियन की लिक्विडिटी बैलेंस शीट पे रहेगी। और जो जब तक हम बाईबैक कंप्लीट करेंगे तब तक वो एंड ऑफ अक्टूबर अर्ली नवंबर का समय हो जाएगा, और तब तक नेक्स्ट 4 महीने में हम और कैश जनरेट करेंगे, तो वो भी जो है वो बैलेंस शीट पे एक्यूमुलेट होगी। तो वो हिसाब से हमको काफ़ी कंफर्ट है कि हमने जिस तरह से डिसीजन लिया है, हमारे पास सफिशिएंट लिक्विडिटी बैलेंस शीट पे रहेगी। मिस्टर दलाल, अगर हम वेरियस सेगमेंट्स की बात करें तो परफॉर्मेंस सेगमेंटल कैसी रही है, एज एन लाइक बीएफएसआई सेगमेंट में या फिर एनर्जी सेगमेंट में इस क्वार्टर में ग्रोथ कैसी दिखी है? मैं जो टॉप 2 सेक्टर की बात करूंगा। बीएफएसआई ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर आप रिपोर्टेड करेंसी उनका ग्रोथ देखें तो वो 4% से ज़्यादा है। और अगर आप एनर्जी और यूटिलिटी सेक्टर देखें तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, और उनका परफॉर्मेंस ऑन रिपोर्टेड करेंसी 3.2% है। तो वो 2 सेक्टर ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। हमने अच्छा ग्रोथ बाकी सब सेक्टर्स में भी देखा है, मैन्युफैक्चरिंग में और कंज्यूमर बीयू में। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगा कि एक्सेप्ट हेल्थ केयर जिसमें मैंने अनसर्टेन की बात की, और कम्युनिकेशन जिसमें हमारे कई प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े प्रोजेक्ट ख़त्म हो गए हैं, और जो नए प्रोजेक्ट जो शुरू हुए हैं उनको पूरा पोटेंशियल पूरा रैंप अप होने के लिए जो समय लगता है, वो जब तक नहीं होगा तब तक आपको थोड़ा प्रदर्शन यहाँ पे थोड़ा मंद रहेगा। और ये कम्युनिकेशन और हेल्थ केयर को छोड़ के बाकी 4 एसबीओ में हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है सर, ये हायरिंग जो यूएस में हो रही है, इससे मार्जिन्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा कंपनी का? सो देखिए, हमने जो लोकलाइजेशन की स्ट्रेटजी थी वो 3 साल पहले बनाई थी। हम तभी हमारे जो लोकल एम्प्लॉयज़ एज पार्ट ऑफ आवर यूएस एम्प्लॉयज़ वो 33-34% के करीब थे। हमने अनाउंस किया है Q1 में कि हमने वो जो नंबर है वो अभी बढ़ के 50% से करीब से ज़्यादा हो गया है। तो अभी हम जो मेजॉरिटी लोकल हैं यूएस में आज की तारीख में, तो वो हिसाब से मैं कहूँगा कि जो रेगुलेटरी चेंज है या एनवायरमेंटल चेंज है, हमको उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, और उसके हिसाब से हमारी रेवेन्यू मेंटेन करने के लिए वही हिसाब से काम करना पड़ेगा, और बिज़नेस को नई तरीके से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और ये हम आज नहीं कर रहे हैं, हमने ये 3-4 साल पहले शुरू किया था, तो हम काफ़ी अच्छी पोजीशन में आज की तारीख में। ठीक है, शुक्रिया मिस्टर दलाल, आपने समय दिया जी बिजनेस को और बातचीत की। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। विप्रो पर ऑलरेडी हम बातचीत कर चुके हैं, लेकिन एक बार पूरी ही आईटी स्पेस में आप ट्रेड कहाँ कैरी कर सकते हैं ये जान लेते हैं। आशीष, आप कोई आईटी स्पेस से स्टॉक पिक करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए या फिर मंडे के लिए? दीपाली, मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। मुझे लगता है कि काफ़ी स्टॉक्स है जिनमें अच्छी स्ट्रेंथ नज़र आ रही है, जिसमें
कमिंस एक स्टॉक है जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिकमेंड किया, मुझे लगता है बहुत ही स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। टाइटन पे मुझे लगता है पोजिशनली बहुत अच्छे बिल्डअप आज देखने को मिल रहे हैं, 560 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। और एक स्टॉक जो मैं ऐड करना पसंद करूंगा इसी स्पेस में वो शुगर में बलरामपुर चीनी, जहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट आज देखने को मिला है। 158 के स्टॉप से पोजीशन बनाई है, ऊपर में 166-67 तक के टारगेट्स बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसमें शुगर काउंटर्स के बारे में बता ही रहे थे, मैं सारे शुगर्स काउंटर आपको दिखा देता हूँ। EID पैरी, रेणुका शुगर, बलरामपुर, इन सभी के अंदर एकदम से सडन स्पाइक आया। रेणुका देखिए आप करीब 17% ऊपर है, ये 13 रुपये में पिछले 1 साल तक फंसा रहा और अब पिछले 4 दिन में ये 13 से 17 रुपये हो गया ये शेयर। बलरामपुर चीनी के अंदर भी काफ़ी अच्छा एक सर्ज हमको आता दिख रहा है। एक बार एविएशन काउंटर्स भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूज़ फ्लो है ये बहुत स्ट्रांग है। वो इस वजह से क्योंकि एक तो क्रूड का इम्पैक्ट है, कल फिर से $50 आ गया था। एविएशन में कुछ दिक्कतें जेट के अंदर चल रही थी, उन्होंने फ्यूल कट किया, एक बार ये टूटे, लेकिन अब फिर से ये दिन के उच्चतम स्तरों पे है। स्पाइस जेट भी दिखाइए, इंडिगो भी आप दिखा सकते हैं, ये सारे काउंटर्स एक बार आप देख लीजिए। अच्छा, मेरे पास एक अभी एक खबर ये भी आई है, एक ब्रेकिंग न्यूज़ कि एयर इंडिया के विनिवेश को लेकर बनी कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है। आलोक इस बीच मेरे साथ जुड़ रहे हैं, रिपोर्टर हैं, उन्हीं से हम सारी डिटेल लेते हैं। ये अहम बैठक किस वजह से है, क्या है इसका मुद्दा, क्या है ऑब्जेक्टिव, एक बार उनसे समझ लेते हैं। आलोक बताएं जरा, इस बैठक की डिटेल बताएं जो एक बैठक होने वाली विनिवेश को लेकर एयर इंडिया के। बिल्कुल, देखिए कैबिनेट ने जब एयर इंडिया के विनिवेश का फैसला लिया था 100% स्टेक सेल का, तो उस वक्त एक कमेटी बनाई थी और कहा था कि जो भी विनिवेश के जो भी तौर तरीके होंगे, जो मॉडलिटीज होंगी, उसको लेकर एक ग्रुप बनेगा और वो ग्रुप ये तय करेंगे कि किसको बेचना है, कैसे बेचना है, क्या उसके रूल रेगुलेशन होंगे, क्या आगे तरीके होंगे, इन सब को लेकर एक ग्रुप बनाया था। तो आज उस ग्रुप की पहली बैठक है जिसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री अरुण जेटली करेंगे, साथ ही संबंधित मंत्रालय के मंत्री भी होंगे। इसमें उड्डयन मंत्री गजपति राजू और इसके अलावा विभाग के अधिकारी और साथ ही साथ कई और मंत्री भी होंगे, उसमें नितिन गडकरी भी हो सकते हैं इस बैठक में। तो ये बैठक कह सकते हैं कि प्रिलिमिनरी बैठक है ये, लेकिन काफी अहम है क्योंकि इसी बैठक में आज जो उड्डयन सचिव हैं वो एक प्रेजेंटेशन देंगे और बताएंगे कि किस तरीके से एक रोड मैप है कि एयर इंडिया का विनिवेश किया जाए, क्योंकि एयर इंडिया का 100% विनिवेश होना है। लेकिन आलोक, क्या ये कह सकते हैं, भले ही आज एक शुरुआती चर्चा रहे इस बैठक में, लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि इन बैठकों का अब जो सिलसिला है वो तेजी से हो सकता है? क्योंकि ये तो सभी को मालूम है कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद से ही प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी इस तरह के स्टेटमेंट्स आए हैं कि अर्ली नेक्स्ट ईयर की डेडलाइन उनकी ओर से दी गई है इस पूरे ही सेल प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, देखिए इसमें तो सबसे पहले जो भी जो बिडर्स हैं, बिडर्स के लिए क्या क्या नियम कानून होंगे, कौन कौन बिडर्स हो सकते हैं, क्या उसके टेक्निकल रूल्स होंगे, ये तमाम चीजें जो होंगी वो इस बैठक में तय होगी। और उसके बाद क्योंकि सरकार को जल्द से जल्द ये भी तय करना है कि जो डेट है एयर इंडिया के ऊपर उसको किस तरह से वेव ऑफ करना है या क्या करना है, उसके बारे में भी ये कमेटी फैसला लेगी। तो ये तमाम जो चीजें होंगी, जो भी एयर इंडिया से जुड़े हुए विनिवेश के फैसले होंगे, इसी कमेटी के जरिए ही लिए जाएंगे। ठीक है, शुक्रिया आलोक आपका ये डिटेल्स देने के लिए। तो इम्पोर्टेंट बैठक है और इस बैठक में बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी, जिसके बारे में आलोक ने भी बताया भी। और इस कैबिनेट का इस कमेटी का हाल ही में गठन किया गया है जो कि इस पूरे ही सेल प्रोसेस पर अपने विचार रखेगी, सिफारिशें रखेगी और उसके बाद डिसीजन लिए जाएंगे। लेकिन एविएशन शेयर्स का भी जिक्र किया था डिम्पी ने, और एकाएक हमने देखा है कि लोअर लेवल से थोड़ा स्पर्ट हमने स्पेशली जेट एविएज में आते हुए देखा, करीब 1.25% ऊपर ये 598 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। राकेश, आप कॉमेंट्स जेट एविएज पर? दीपाली, टेक्निकल रुझान जेट एयरवेज का एकदम ठीक है। इनफैक्ट ये स्टॉक नीचे से हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान रहा है, ऊपर से 615 616 के लेवल्स हिट करने के बाद स्टॉक एक करेक्टिव मोड के अंदर है। किसी का लंबी अवधि का नजरिया है तो मेरा ऐसा मानना है बाई करना चाहिए। और अगर दिवाली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नजरिया है तो MCX भी काफी अच्छा लग रहा है, स्टॉक एक नई टेरिटरी में निकला है। और जिस तरीके से MCX का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मुझे लगता है 1100 के नीचे की स्टॉप लॉस लगाने चाहिए और यहाँ पर 1184 1185 के लक्ष्य के लिए इसको बाय करना चाहिए। ठीक है, शायद सरकारी रिफॉर्म से आप भी रूबरू होंगे, हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो रहा है। शायद ही कोई ऐसा सेक्टर होगा जिसमें सरकार रिफॉर्म्स की गति के साथ आगे नहीं बढ़ रही है। कोई एक चीज, कोई एक सेक्टर जो आपको लग रहा है ठीक, उससे जुड़ा हो कोई शेयर जो आपको लगता हो ठीक, हाँ इसको प्लस कीजिए, ये विनिवेश के लिए या फिर सरकार के रिफॉर्म्स का बेनिफिशियरी है।
आई थिंक अगर आप जैसे अभी शुगर की जो हम बात कर रहे हैं, अगर वो सेक्टर में रिफॉर्म आता है इन टर्म्स ऑफ डीरेगुलराइजेशन ऑफ द कंट्रोल्स, और जैसे अभी यील्ड फार्मर्स को काफ़ी अच्छे मिल रहे हैं, उस हिसाब से अगर अभी अपॉर्चुनिटी है ये मूव करने के लिए, तो शुगर स्टॉक्स और भी चल सकते हैं। ये जो अपने ऑलरेडी मूव देखा है, इस पे और भी अच्छा मूव हो सकता है। नेगेटिव व्यू मेरा है ऑन द ऑयल एंड गैस का जो मर्जर की बात हो रही है, HPCL टू बी एक्वायर्ड बाय ONGC, मेरे हिसाब से ये नेगेटिव है, बिकॉज ONGC के ऑल सड एंड डन बैलेंस शीट पे दबाव हो सकता है, बट इतना घटने के बाद आई थिंक डाउनसाइड लिमिटेड है, बट आई थिंक वहां पे रिफॉर्म्स आने का मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा पॉजिटिव नहीं इम्पैक्ट होगा। आई थिंक ईच एंड एवरी सेक्टर में देयर आर सम पॉजिटिव, देयर आर सम नेगेटिव्स। जैसे बैंकिंग सेक्टर में भी काफी रिफॉर्म्स है, बट देयर आल्सो वेरी सिलेक्टिव बाइंग करना चाहिए। ठीक है, अभी डिम्पी ने शुगर स्टॉक्स का जिक्र किया था, उस पर कमेंट नहीं लिए हैं, तो कमेंट ले लेते हैं। ज्यादा शुगर स्टॉक्स में एक एक्सपर्ट है और ये सब दिन के ऊपरी स्तरों पर हैं। आशीष, कोई ट्रेड आप लेंगे शुगर से? जी हाँ, जैसे अभी मैंने कहा बलरामपुर चीनी के बारे में बात की, 4.5% का ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हो चुका है। वॉल्यूम के नज़रिए से देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स लास्ट 2 दिनों के अंदर देखने को मिले। 158 का एक स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में मुझे लगता है 169 170 के टारगेट्स बलरामपुर चीनी में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक लूजर्स भी दिखा देता हूँ। अभी है हमारे पास करीब 50 सेकंड, फाइनल बैट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन लूजर्स में आज भारती एयरटेल और आइडिया दोनों टूटे हुए हैं। इन दोनों के फाइनेंशियल पैरामीटर अभी हम समझ लेंगे और आगे ट्रेड कैसे करना है ये भी जानेंगे। एक दो शेयर आपको और दिखाता हुआ है। ल्यूपिन, आज USFD की इसके पीतमपुर वाली प्लांट यूनिट के अंदर इंस्पेक्शन शुरू हो रही है, ये 2% नीचे है। इसके अलावा सिप्ला भी आज पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। पावर ग्रिड के अंदर भी आज गिरावट आती हुई दिख रही है। ये सभी शेयर्स आज दिन के निचले स्तरों पर हैं। ONGC कल का हीरो आज करीब 1% नीचे। सन फार्मा पिछले हफ्ते का हीरो आज करीब 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहे हैं। ये सभी शेयर्स इस समय नीचे हैं, लेकिन अब समय हो गया फाइनल बेट का। रजत मेरे साथ जुड़ चुके हैं और फाइनल बेट देखते हैं। रजत मौजूद है, फाइनल बेट लेकर बताइए रजत। जी बिल्कुल, आज बाजार का ट्रेंड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन एक स्टॉक है एटलांटा जिसमें आज वन वे ट्रैक है, निचले स्तरों से खरीदारी है। देखिए स्लो मूवर है, लेकिन आज के सत्र में जिस तरीके की परफॉर्मेंस और जो वॉल्यूम्स डेवलप हो रहे हैं एटलांटा में, ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि हो सकता है एक रिवर्सल का कैंडिडेट बनता हुआ नजर आए। एक रेंज में फंसा हुआ था और इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन इसने बनाए इस हफ्ते, जिसमें 103 102 का लेवल नहीं तोड़ पाया क्लोजिंग बेसिस पे, अब वहां से चढ़ना शुरू हुआ है, तो ये स्टॉक में रफ्तार और तेज हो सकती है। ये भी आपको बता दूं कि तमाम एवरेजेस से आप 10 दिन 20 दिन या फिर 50 दिन लें, तमाम एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है, स्टॉक में तेजी बढ़ सकती है। वीकली चार्ट्स के हिसाब से अब 113 बहुत, देखिए पहले तो 110 109 का ही लेवल था, उसके बाद 113 बहुत क्रूशियल लेवल हो जाएगा। और यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी एटलांटा पे साफ तौर पे देखने को मिल सकती है, यानी कि 113 से 114 तक के एक लेवल्स हैं जो आप अपने रडार पर रख के चलें। ये भी आपको बता दूं कि बीती 3 तिमाहियां देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे कंपनी के नतीजे बेहतर थे। पी मल्टीपल मात्र 10 के आसपास का, इंडस्ट्री औसत 27 के आसपास की है। डाइवर्सिफाइड प्ले है, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग, रियल्टी कारोबार है इनका, और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रंट पे इस साल भी संभव है। आज के लिए मैंने 113 का ही टारगेट दिया था, लेकिन फिलहाल 110 पे रूल कर रहा है, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चलें। ठीक है, एसपी शेयर पे आप ध्यान रखें, ये करीब 6% की बढ़त के साथ ट्रेड है और अभी 110 113 का टारगेट है, जरा दूर नहीं है, तो एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर बना विद द वॉल्यूम। ये शेयर ऑलमोस्ट इस समय दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आगे कामकाज करते हुए। 2 शेयर मैं आपको और जल्दी से दिखा देता हूं जो हमने अभी 2 बजे के कार्यक्रम में डिस्कस किए थे। आपको पैसे भी बता देता हूं आपके कितने बन गए होंगे। एक तो पीसी ज्वेलर्स आप देखिए, ये करीब 1% ऊपर 256 पे, और दूसरा है टाइटन, ये दिन के उच्चतम स्तरों पे आ गए हैं दोनों ही शेयर, और दोनों में अच्छी रिकवरी भी आई है। और आपको ध्यान होगा आज ज़्यादातर एनालिस्ट ज्वेलरी काउंटर्स पे बुलिश थे, आशीष भी थे, आदित्य भी थे, हमने बाद में राकेश को भी जोड़ा और उन्होंने भी कहा कि टाइटन और पीसी ज्वेलर्स दोनों चल सकते हैं। ये आपके सामने रिकमेंडेशन थी, 560 तक का टारगेट है, अब 541 ऑलरेडी आ चुका है। इसी तरह से पीसी ज्वेलर्स भी था जो आज हमको मिला था आदित्य अग्रवाल की तरफ से, दोनों में करीब करीब आपको 10,000 रुपये का प्रॉफिट आ चुका है। अब एक और शेयर के बारे में जानकारी लेते हैं, वो है महानगर गैस। हर रोज अंतिम बाजी में इसी जगह पर आके हमको उसके चार्ट देखने पर ऐसा लगता है अभी चला और अभी चला। आशीष, ये चल नहीं रहा, ये चलेगा भी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा तो छोड़ देते ना, क्यों देखें इसको बार बार हम। तो छोड़ दीजिए अभी डिम्पी, जब तक के ये स्टॉक 1010 के ऊपर नहीं निकले, इसके अंदर में
ट्रेड करने में कहीं ना कहीं अटकने की संभावना ज़्यादा बनी रहेगी। और नीचे में भी सपोर्ट है, पर देखिए जब ट्रेड में अगर से आप रेंज बाउंड ट्रेड कर सकते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है 980 सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 1010 रेजिस्टेंस रहेगा। बट जैसे ही 1010 के लेवल निकलेंगे तब मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग मूव इसके अंदर देखने को मिलेगा। और उस दिन आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वॉल्यूम्स भी नजर आ जाएंगे। तो अभी वॉल्यूम्स भी डल है, एक बार 1010 के ऊपर जाने दीजिए, ऑटोमेटिक एक बाय के रडार में ये स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, एक बार आज के वॉल्यूम मूवर्स देख लेते हैं। और आज के सेशन में जिन स्टॉक्स में अच्छी वाइब्रेंसी, उसमें एक लाइका लैब्स है, छोटा स्टॉक है लेकिन 14% के स्पर्ट के साथ अच्छी मजबूती शेयर में देखी जा रही है। फ्यूचर रिटेल की ऑलरेडी हमने बातचीत की, ये भी 11% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। वेल्सपन एंटरप्राइजेस अगेन वॉल्यूम्स अच्छे हैं, स्टॉक 11% की स्ट्रेंथ के साथ 142 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। वेल्सपन कॉर्प में भी अच्छी मजबूती है, ये भी 6.5% ऊपर है। विप्रो पर ऑलरेडी हमने काफी बात की, ये 6% की स्ट्रेंथ अभी भी दिखा रहा है। एक डेल्टा कॉप है जहां पर 5% का स्पर्ट है। एटलांटा अभी भी रजत नहीं दिया, ये अभी भी अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड करते हुए 110 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। एक आप देखिए बजाज होल्डिंग, ये स्टॉक 5% ऊपर कल भी चला था और आज भी अच्छी मजबूती इस शेयर में देखी जा रही है। अदानी समूह के स्टॉक्स की ऑलरेडी हमने बातचीत की थी। अदानी ट्रांसमिशन अभी भी 5% के स्पर्ट के साथ ट्रेड कर रहा है। ये अदानी समूह के शेयर्स में से शाइना आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है क्या इन लेवल्स पर भी? मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं। एक है अदानी पोर्ट्स, जो ये लेवल पे अभी भी मुझे अच्छे लगते हैं बेस्ड ऑन बिजनेस ग्रोथ, वॉल्यूम्स उनके काफ़ी अच्छे बढ़ रहे हैं। और दूसरा है अदानी ट्रांसमिशन, यहाँ पर मेरे हिसाब से उनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। और मतलब जो ओवरऑल बिजनेस है वो आई एम पॉजिटिव ऑन द ट्रांसमिशन बिजनेस। एंड अगर आप उनको पावर ग्रिड के साथ भी कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ डेट टू इक्विटी तो वो कंफर्टेबल है। बाकी के जो दो स्टॉक्स बहुत चल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं पसंद है, वो है अदानी एंटरप्राइजेस, दैट इज प्योरली बेस्ड ऑन द उनका जो डेट इक्विटी है, तो दैट आई वुड अवॉइड। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर जिनमें एकदम से सडन स्पाइक आया ना, उसमें आप एक बार सिम्फनी को भी देख सकते हैं। BEML के अंदर भी एकदम से सडन स्पाइक आया है। ये दोनों ही शेयर एकदम से ऊपर आए हैं और विद अ वॉल्यूम है और एक क्लोजिंग में शुक्रवार के दिन है, दोनों के अंदर एक अच्छा मूव मिल रहा है, BEML और सिम्फनी। इसके अलावा एक श्री इंफ्रा, हालांकि ये तो सुबह से ही चल रहा था लेकिन इसके अंदर में बाइंग एकाएक और थोड़ी सी बड़ी है। ये भी अब करीब 5 रुपये ऊपर और 3.5% की बढ़त के साथ चल रहा है ट्रेड। सडन मूवर हैं ये सारे के सारे शेयर्स जी। लेकिन अगले हफ्ता भी रिजल्ट्स के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बड़े अर्निंग्स हैं जो कि नेक्स्ट वीक आएंगे। शुरुआत कर लेते हैं HDFC बैंक से, जो कि टेक्निकली भी एक्सपर्ट्स को बहुत स्ट्रांग लग रहा है और मानते हैं कि ये निफ्टी बैंक के मूवमेंट के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा। लेकिन नंबर्स कैसे रह सकते हैं इसका एनालिसिस ले लेते हैं पूजा से। मेरी सहयोगी मौजूद भी हैं। पूजा, प्रीवियस क्वार्टर की परफॉर्मेंस कंटिन्यू होगी HDFC बैंक में? जी, इंडसइंड, कोटक, HDFC बैंक, ये सब तो पेयर ग्रुप ही हैं, मतलब हमेशा से ही स्टेबल नंबर पोस्ट करते हुए हैं। HDFC बैंक में भी इस बार एक स्टेबल क्वार्टर की ही उम्मीद है। NII प्रॉफिट के फ्रंट पर जो इस बार हमेशा से ही 20 से 21% की ग्रोथ रहती है वो इस बार भी बरकरार रहेगी। NII में हमारा अनुमान है कि 19 से 20% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है और मुनाफे के फ्रंट पर भी इतनी ग्रोथ बरकरार रहेगी। लोन ग्रोथ भी हेल्दी रहेंगे 21% के, और जिसमें कि जो सपोर्ट मिलेगा वो रिटेल सेगमेंट से मिलेगा, जिसमें भी व्हीकल सेगमेंट से अच्छा प्रदर्शन देखने की उम्मीद है। लेकिन एसेट क्वालिटी के फ्रंट पर हमारी नजर रहेगी। हमारा अनुमान है वैसे तो स्टेबल रहेंगे, लेकिन इंडसइंड के फ्रंट पर एक सरप्राइज देखने को मिला था। वहां पर एग्री सेगमेंट में थोड़ा प्रेशर आया था जिसकी वजह से हमने ग्रॉस एनपीए में थोड़ी बढ़त देखी थी। हम उम्मीद करके चल रहे हैं कि 1.1% के आसपास का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर उससे ज्यादा बढ़कर आया तो एक नेगेटिव ट्रिगर हो सकता है बैंक के लिए। लेकिन ओवरऑल अभी तक अगर बात करें तो जिस तरह का ट्रेंड देखने को मिला है, जानकारी ही मांग के चल रहे हैं कि वो ट्रेंड HDFC बैंक के लिए आगे भी बरकरार रहेगा। ठीक है, चलिए शुक्रिया पूजा आपका। तो HDFC बैंक के नंबर्स की बात की है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं HDFC बैंक के भी। लेकिन अगेन जो वेरियस सेगमेंट्स हैं वहाँ पर परफॉर्मेंस, लोन ग्रोथ कैसी रहेगी वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होंगे और स्पेशली रहेगी एसेट क्वालिटी के नंबर्स। लेकिन RBL बैंक को एक बार देख लेते हैं। RBL बैंक के नंबर्स कल आए थे और नंबर्स अगर हम देखें स्पेशली तो वो अच्छे रहे थे, लेकिन स्टॉक चला नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये पहले इतना चल चुका है ये स्टॉक, और लिस्टिंग से अब तक अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो ऑलमोस्ट डबल हुआ है। 532 के लेवल्स अभी देखे भी जा रहे हैं। शायद यही वजह है कि अच्छे नंबर्स के बावजूद भी स्टॉक में ज़्यादा अच्छा मूव आया नहीं। प्रॉफिट जो थे इस क्वार्टर में वो करीब 45% बढ़े थे और 141 करोड़ के आसपास रहे थे। मैनेजमेंट से हमने बातचीत की थी अर्निंग्स के बाद, उनसे कई सारी चीज़ें पूछी थी कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसी रही है या फिर माइक्रो बैंकिंग सेगमेंट में कैसी परफॉर्मेंस रही है। इन सब मुद्दों पर क्या कहा मिस्टर राजीव आहूजा ने, जो कि ED हैं RBL बैंक के, सुन लेते हैं।
माइक्रो बैंकिंग में चूंकि डिमोनेटाइजेशन के चलते काफी रूरल में स्ट्रेस था पिछले पहले 3-4 महीनों में, और थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स और फार्म लोन वेवर को लेकर भी काफी कंफ्यूजन था। तो वो हमने पहले बता दिया था कि ये थोड़ा इसमें एनपीए आएगा। वही हमने इस बारी जो हमारी एनबीए की ग्रोथ हुई है, तकरीबन अगर आप मार्च 31/2017 का नंबर देखें और जून 30 का नंबर देखें तो 101 करोड़ का इजाफा हुआ है ग्रॉस एनपीए में। उसमें तकरीबन 81% माइक्रो बैंकिंग को लेकर है। हमारे बाकी सेगमेंट्स का ग्रॉस एनपीए इतना नहीं बढ़ा है, इनफैक्ट उनके रेशियोज स्टेडी रहे हैं या कम हुए हैं। केवल माइक्रो बैंकिंग, और वो भी एक तरफ से आप कह सकते हैं कि एक वन ऑफ इवेंट है, क्योंकि जो डिमोनेटाइजेशन का इंपैक्ट हुआ है रूरल मार्केट्स में काफी हद तक हुआ है। सो देखिए हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर तकरीबन 37% है, और कासा की ग्रोथ 64% के आसपास है। सो उसमें भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स है, और ये 2-3 चीजें इसका कारण है। एक, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वो बढ़ रहा है, ब्रांचेस बढ़ रही हैं, बीसी ब्रांचेस बढ़ रही हैं, डिजिटल और मोबाइल के चलते काफी स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है, और ब्रांड और रेपुटेशन और कंसिस्टेंट सर्विस के चलते भी हमारा जो डिपॉजिट ग्रोथ वो लाइकलीहुड उसका स्ट्रॉन्ग रहने का है। ठीक है, ये बैंकिंग पे लेके आप आरबीएल का एक व्यू भी आपने सुन लिया और नंबर्स पे उन्होंने अपनी कमेंट दी है, लेकिन मैं 2 शेयर आपको वापस दिखाना चाहूँगा। एक बार आप देखिए कमिंस इंडिया, आपको ध्यान होगा 2 बजे हमने आपको दोनों शेयर का एक साथ लेवल बताए थे 1020। अब कमिंस इंडिया 1000 की कैटेगरी में आ गया। ये अभी अभी इसमें एक सडन स्पाइक आया, करीब 20 रुपये ऊपर है। ये आशीष चतुर्मोता की ही कॉल थी जो हमारे साथ अभी बने हुए हैं। आशीष, एक बार प्रॉफिट बुक कर लें क्या? अब 1000 के लिए क्यों वेट करें 1020 के लिए? अभी हमको मिल रहे हैं पैसे तो 1010 तो आ ही गया। देखिए प्रॉफिट तो आप डेफिनेटली बुक कर सकते हो, और कल वापस से अगर से कोई डिप मिले तो लेना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इवेंचुअली मुझे लगता है 1020 के स्तर को क्रॉस करेगा। बट एज अ डे ट्रेडर डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया जा सकता है। दूसरी और पिक हमने जो दी थी वो थी टाइटन की, जिसके अंदर ऑलरेडी 9-10 रुपए का मूव आ चुका है, और यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट की तैयारी ये स्टॉक कर चुका है। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। और एक पिक जो मैं और ऐड करना चाहूंगा अभी वो है अडानी इंटरप्राइजेस की, जहाँ क्लियर एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि बीटीएसटी ट्रेड है, 139.50 का स्टॉप रखिए, 146 तक का एक बीटीएसटी ट्रेड के लिए टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बीटीएसटी ट्रेड्स के लिहाज से आशीष ने कुछ रिकमेंडेशंस बताई हैं, लेकिन कुछ बीटीएसटी ट्रेड्स लेकर हर रोज साक्षी भी आती हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो 6 स्टॉक्स कौन से हैं जहां पर मंडे के हिसाब से पोजीशंस बना सकते हैं। कौन कौन से शेयर्स हैं? एब्सोल्युटली दीपाली, लवलीश शर्मा से हमने पहले बात करी, इन्होंने आज के टॉप गेनर्स में से कोल इंडिया को चुना है, जो कि बीटीएससी के लिए परफेक्ट बैठता है। यहाँ पर 267 के टारगेट्स देख रहे हैं वो, नीचे में हम सपोर्ट 257 पर रख सकते हैं। इसके अलावा ऑटो स्पेस से टाटा मोटर्स को इन्होंने चुना है, जहां पर खरीदारी की सलाह है 475 के टारगेट्स के लिए, 460 पर हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करना होगा। ब्रजेश सिंह से हमने बातचीत की, अदानी ग्रुप के अदानी पावर को इन्होंने चुना है। ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग रनअप आज के सेशन में हमने देखा है, 33.25 तक ये जा सकता है उनके हिसाब से, 31 पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन रखना होगा। मन्नापुरम फाइनेंस इनको पसंद है, और यहाँ पर ये बीटीएससी ट्रेड रिकमेंडेशन दे रहे हैं, और 110 के टारगेट्स ऊपर में देखते हैं, 100 रुपए पर हमें स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाना होगा। साथ ही मनीष मिश्रा की अगर बात करें तो इनकी तरफ से भी जो 2 बीटीएससी ट्रेड्स आई हैं उनमें से पहले हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स है, जहां पर ऊपर की ओर 86 तक के टारगेट से देखते हैं, और 82 पर हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखना होगा। बालाजी टेलीफिल्म्स ऑलरेडी न्यूज के बाद लगातार चल रहा है ये शेयर, 198 के टारगेट्स यहाँ पर देखते हैं, या 187 पर हम सपोर्ट रख सकते हैं। ये कुछ एक ऐसे शेयर्स हैं, बालाजी टेली जो आपको पता ही है 25% रिलायंस ने भी हिस्सा ले लिया है। ये शेयर थोड़ा गैप के साथ भी खुला था, लेकिन अपने पूरी बढ़त को तो खो चुका, लेकिन शायद उसके बाद ही फिर से एक बार प्ले हो सकता है। इसलिए मनीष मिश्रा कह रहे हैं कि किसी डिप में वापस इसको बाय कर सकते हैं। एक शेयर हमारी ग्रुप कंपनी है, वो भी आपको दिखा दूं, मैं हर रोज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमारी ग्रुप कंपनी है इसलिए क्योंकि इसका प्राइस पैटर्न इतना ब्यूटीफुल है कि ये चलेगा बहुत अच्छा। वो है जी एंटरटेनमेंट, आज देखिए फिर से 3% ऊपर है। लगातार इसको हम 520 से ट्रैक कर रहे थे, हर रोज आपके सामने चार्ट रखते थे, और ये कह रहे थे कि अगर बार ये 520 पार हो गया और टिक गया, ये शेयर आपको बहुत जल्दी पैसा देगा, और दिया भी है। देखिए अब 17 रुपए की बढ़त तो सिर्फ आज में जी एंटरटेनमेंट में आती हुई दिखी है। ये सिर्फ 3 सेशन के अंदर करीब 45 से 50 रुपए तक चला, यानी कि 15 रुपए पर डे से यहाँ से भी आपको फायदा होता हुआ दिखा है। शायना, ये जी एंटरटेनमेंट पे आपका व्यू क्या है?
और देखिए आई ऑल्सो पर्सनली होल्ड द स्टॉक, तो मैं आपके व्यू से बहुत ही सहमत हूँ। आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड जो थोड़ा बहुत जो डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट था वो हमारे पीछे है। बैलेंस शीट काफ़ी अच्छा स्ट्रांग हो रहा है बिकॉज उन्होंने अपना स्पोर्ट्स चैनल को मोनेटाइज किया हुआ है, 2000 करोड़ के ऊपर पैसा मिला है। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स विल वर्क इन द फेवर। प्लस आई थिंक सब्सक्राइबर एडवर्टाइजिंग ग्रोथ जैसे होगा गोइंग फॉरवर्ड 1 या 2 साल में विद द जीडीपी इम्प्रूवमेंट, आई थिंक ये जो स्टॉक ये ज्यादा अगर रिटर्न देखो आप 1 साल में नहीं दिया है ऑन अ 1 ईयर बेसिस, बट आई एम वेरी पॉजिटिव दैट इट शुड गिव गुड रिटर्न्स विद द मीडियम टर्म। जी, तो व्यू पॉजिटिव है शाइना का। जी एंटरटेनमेंट पे एक डिस्क्लोजर भी दे देते हैं कि जी बिजनेस और जी एंटरटेनमेंट दोनों के पेरेंट्स सेम हैं, लेकिन दीपाली एक बार ना निफ्टी देखिए वापस, ये 9920 ऑलमोस्ट दिन के उच्चतम स्तरों पे आ गया है निफ्टी वापस, देखा है देखते। ये 2 बजे से पहले का बाजार अलग और 2 बजे के बाद का बाजार बिल्कुल अलग आपको दिख रहा होगा। 9920 निफ्टी, रिलायंस अपने दिन के उच्चतम स्तरों पर, विप्रो अपने दिन के उच्चतम स्तरों पर। आज आईटी और रिलायंस इन दोनों ने बाजार को 9900 के ऊपर टिका दिया। हमने आज सुबह से कह रहे थे कि एक बार बाजार के अंदर 9900 आ जाए, 9950 आ जाए, फिर 10,000 दूर नहीं है। जो हमने मेगा पोल किया था ना, वो फिर बिल्कुल चितार्थ हो जाएगा, बिल्कुल सच हो जाएगा कि मार्केट के अंदर ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है 10,000 के लिहाज से। फिलहाल आज की क्लोजिंग हमको जरूर चाहिए होगी। एक शेयर में आपको और दिखा दूं, बीएमएल के अंदर अभी टिक आए थे, अभी उसके पीछे एक खबर भी आ गई, सरकार 26% इसमें हिस्सेदारी बेच रही है, स्ट्रेटेजिकल अनाउंसमेंट कर रही है। ये ब्रेकिंग खबर अभी आप नीचे देख भी पा रहे हैं। इसको मंजूरी मिली है इसके विनिवेश को, और बीएमएल में उसकी वजह से ये शेयर एकदम से सडन स्पाइक के साथ दिन के उच्चतम बिल्कुल दिन के उच्चतम स्तरों पर अभी भी करीब 4% की स्ट्रेंथ देखी जा रही है। राकेश, बीएमएल पर तो अपने कमेंट्स दे ही दीजिए। इसके अलावा जेपी एसोसिएट्स खुश होंगे आप, और आज 8-9% की स्ट्रेंथ दिखा रहा है, होल्ड कर रहे हैं अभी भी? दीपाली बिल्कुल होल्ड करेंगे, और दीपाली इसमें मेरा कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का नजरिया नहीं है। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ इसको होल्ड करूंगा, और लॉ ऑफ लैंड भी रिकमेंड अलाउ नहीं करता है कि जिस शेयर को आप लो उसको रिकमेंड करो, तो होल्ड करा हुआ है। 6 महीने बाद इसको रिव्यू करेंगे। एंड दीपाली बीएमएल का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और जिस तरीके से यहाँ रुझान है, मुझे लगता है यहाँ पर बाइंग करके चलना चाहिए। जिस तरीके से यहाँ पर जिन स्तरों पे खड़ा हुआ है, अनदर 1630, 1635 के लेवल्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। एंड दीपाली निफ्टी फ्यूचर्स को भी मुझे लगता है यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। पीछे 2-3 बार ऐसा हुआ है कि इन्हीं स्तरों से निफ्टी वापस लौटा है, बट मेरा ये मानना है अगले वीक एक्सपायरी है, और अब शॉर्ट कवरिंग रैली निफ्टी को अगर 10,000 नहीं तो 9980, 9990 तक इजीली ले जा सकता है। एंड एज अ डिस्क्लोजर हमने इन्हीं स्तरों के आसपास 9920 स्पॉट स्तरों के आसपास अपने क्लाइंट्स को भी निफ्टी खरीदने की राय दी है। ठीक है, आशीष ने तो, अब माफ कीजिए राकेश ने तो राय दे ही दी है निफ्टी की। तो आप चाहें तो निफ्टी के सौदे अगर आपके लॉन्ग खड़े हैं ना तो रख चाहिए, लेके जाना चाहते हैं 2 दिन की छुट्टी है, लेके जा सकते हैं। अगले हफ्ता वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी भी है, ध्यान रखिएगा। इस बीच ना अंबुजा सीमेंट के नंबर्स आएंगे, मैं उसका प्रीव्यू जल्दी से आपको सामने रख देता हूँ। उसका शाइना आपको राय देंगी कि अंबुजा पे करना क्या है। वैसे ये दिन के उच्चतम स्तरों पर बंद हो रहा है, और इसके जो पीयर हैं यानी कि अल्ट्राटेक और एसीसी, उसके भी नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। ये करीब 1.5% मुनाफा बढ़ा के दिखाएगा इस बार, 405 करोड़ रुपए का इस बार प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। इनका बीटा मार्जिन्स और परसेंटेज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें रेवेन्यू हालांकि 9% ऊपर बढ़कर आएगा, क्योंकि सेल्स अच्छी हैं सीमेंट कंपनीज के, तो इसमें कोई रेवेन्यू बढ़कर ही आना चाहिए था। लेकिन अब मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका बीटा का परसेंटेज। ये करीब आप देखेंगे 1.5% के राइज के साथ हमको इंक्रीज आता हुआ दिखेगा। वैसे अगर आप परसेंटेज में टोटल अबीटा को कैलकुलेट करेंगे तो उसमें स्लाइटली थोड़ा सा डाउनफॉल आएगा, ये 23.5 से घटकर करीब 22 आ जाएगा। शाइना ये नंबर्स हमने रखे हैं, हालांकि हम कमेंट्री पे भी आप वेट करेंगे कि मैनेजमेंट का आगे का आउटलुक क्या है, लेकिन जो प्राइमा फेसी नंबर्स दिख रहे हैं कि ऐसे ही आ सकते हैं, इस पर आपकी रिकमेंडेशन क्या होगी? आई थिंक पॉजिटिव ही है, बिकॉज मेरे हिसाब से वॉल्यूम्स अच्छे रहना चाहिए। दिस ऑफ सीजन, बट आई थिंक ये जो क्वार्टर के नंबर्स आएंगे वो नंबर्स अच्छे होना चाहिए। एंड आई थिंक वो जो पूरा मर्जर की जो बात है ये पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल द 3 कंपनीज फॉर बोथ द कंपनीज इन द ग्रुप। तो उस हिसाब से मेरे हिसाब से यहाँ से और अपसाइड है। 260 के ऊपर ये जब है तो यहाँ से और ऊपर जा ही सकता है। आई थिंक 270 to 80 तो नियर टर्म में पहुँच सकता है। नंबर्स अच्छे होना चाहिए।
इस बीच अब BML की खबर जो हम आपके सामने रख रहे थे ना, ये शेयर अभी आप देखिए फिर से 4.5% की मजबूती, यानी कि 1600 के लेवल को भी पार करके समय ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 26% सरकार की विनिवेश की मंजूरी आई है। एक बार जल्दी से मार्केट का सेटअप भी देख लेते हैं, यानी कि एडवांस डिक्लाइन और ग्लोबल संकेत, क्योंकि बाजार बंद होने में अब ज़्यादा समय नहीं है। आपको निफ्टी लॉन्ग करके जाना है, एक बार हमको राकेश ने बता दिया। सौदे खड़े करके रखने, 99 का लेवल आपका कॉन्फिडेंस भर रहा होगा। लेकिन क्या एडवांस डिक्लाइन भी आपके फेवर में है? आज बाजार में ज़्यादातर शेयर ने पार्टिसिपेट किया, थोड़ा सा कम है। आज पूरी तरह से पुल बैक नहीं आया मार्केट के अंदर, क्योंकि 800 से ज़्यादा शेयर अभी भी लाल निशान में बंद होके जा रहे हैं। सिर्फ 700 शेयरों में ही बढ़त है। BSC में भी ज़्यादा है, ये यहाँ पे भी डिक्लाइन ज़्यादा है 1400। तो आज ये समझा जा सकता है कि मिड कैप, फ्रंटलाइन काउंटर सबको मिला के पूरा पार्टिसिपेशन आज मार्केट के अंदर नहीं आया। ये 99 की रेंज है। यही पिक्चर आपको ऑलमोस्ट निफ्टी भी ड्रॉ कर रहा है। ये 51 में से 28 शेयर प्लस में है और 23 शेयर लाल निशान में भी हैं। ये भी आप ध्यान रखें। बिल्कुल। और आज के सेशन में हमने देखा भी, जैसे कि पहले भी मेंशन किया, कि एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और दूसरे हैं IT स्टॉक्स, जिन्होंने इंडेक्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट लेंड किया है, या फिर ये कहें कि 9900 के ऊपर वापस आने में हेल्प किया है। ये आप देखिए US मार्केट्स का हाल, US फ्यूचर्स जो हैं वो बिल्कुल फ्लैट रेट कर रहे हैं और कई दिनों से हम एक फ्लैटिश रुझान दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ भी अर्निंग सीजन ऑन है और अर्निंग्स के हिसाब से मोमेंटम देखा जा रहा है। कल का सेशन भी बिल्कुल फ्लैट रहा था और अभी जो शुरुआती इंडिकेशंस फ्यूचर्स से मिल रही हैं वो भी फ्लैटिश ओपनिंग की ही मिल रही हैं। लेकिन फटाफट से, क्योंकि मार्केट क्लोज होने वाले हैं, कुछ और ट्रेड्स समझ लेते हैं। अभी राकेश थोड़ी देर पहले आप फार्मा स्टॉक्स की बात कर रहे थे। एक स्ट्राइड ज़ाकोलैब है, इसमें अच्छा मूव है और क्योंकि डेरिवेटिव्स का भी हिस्सा है तो एक्टिविटी स्टॉक में ठीक ठाक देखी जा रही है। आप यहाँ पोजीशंस कैरी करना चाहेंगे क्या? दीपाली, यहाँ पर एक नया ब्रेकआउट देखने को मिला है स्ट्राइड्स एर्कोलैब के अंदर, और जिस तरीके से यहाँ पर रुझान है क्लियरली दीपाली, जैसे डिम्पी हमेशा पूछते हैं BTST शॉर्ट टर्म, उन सबको ये क्राइटेरिया को ये स्टॉक फुलफिल करता है। और ऊपर में मुझे लगता है 1105 1107 के लेवल्स मंडे में देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर। आशीष, कोई लास्ट मिनट ट्रेड जो आपने देखा हो? जी, 3 चीज मैं कमेंट करूंगा। एक तो सबसे पहले ICICI बैंक, मुझे लगता है एक अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिलेगा। 310 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 299 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा, मुझे लगता है निफ्टी में जिस तरह से नीचे के लेवल से वॉल्यूम बेस्ड रिकवरी आई है, ये एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग की तैयारी में लग रहा है मुझे। और अगर से 9940 का जो लेवल हम डिस्कस कर रहे थे, अगर से वो क्रॉस होता है तो मैं समझता हूँ 10,000 के जो स्तर है वो इस एक्सपायरी में क्रॉस होते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी के समय पे मुझे लगता है लास्ट 1-2 दिनों में वेटेड एवरेज के चक्कर में बहुत बड़ी एक शॉर्ट कवरिंग उस समय देखने को मिल सकती है। ठीक है, मार्केट्स क्लोज होने वाले हैं, करीब 3 मिनट बचे हैं। फटाफट से एक बार इंडेक्स के परफॉर्मेंस के फिर से रिविजिट कर लेते हैं। अच्छी बात यह है कि 9900 के ऊपर क्लोज होने की तैयारी में निफ्टी है, दिन के ऊपरी स्तर ऊपर। हालांकि 9930 अचीव हो जाता और उसके ऊपर क्लोज होता तो शायद ज्यादा बेहतर बात होती, लेकिन अभी 9921 के लेवल्स पर निफ्टी। सेंसेक्स करीब 144 पॉइंट्स ऊपर है। बैंक निफ्टी को देखें और बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देखें तो निफ्टी बैंक मामूली बढ़त लेकर सिर्फ 60 पॉइंट्स ऊपर 24,273 के लेवल्स पर है। मूवर्स को देखें तो लीड करते हुए विप्रो 6.5% ऊपर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 3.5% ऊपर, जी एंटरटेनमेंट, कोल इंडिया, अंबुजा सीमेंट, ये स्टॉक्स मजबूत रहे। अंबुजा सीमेंट में तो इनफैक्ट आखिरी के मिनटों में बाइंग दिखी है, कल मंडे को नंबर्स आने हैं। इसके अलावा IT स्पेस में देखें तो TCS, HCL टेक, इन स्टॉक्स में अच्छा मूव था। कोटक महिंद्रा बैंक, IOC और भारती इंफ्राटेल कुछ और परफॉर्मर्स। एक बार देख लेते हैं आज के वो चुनिंदा स्टॉक्स जो कि आज के स्टार परफॉर्मर्स रहे। फ्यूचर रिटेल 10.5% ऊपर, अदानी पार पूरी अदानी समूह में बाइंग थी और अभी अदानी पार करीब 7% ऊपर है। स्टरलाइट टेक वॉल्यूम्स के साथ चला, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आज के सेशन में, 7.5% की मजबूती इस स्टॉक में भी दिख रही है। पूरे ही JP समूह के शेयर्स को देखें तो 17% ऊपर JP एसोसिएट्स, JP इंफ्रा 9.5% ऊपर और JP पार करीब 11.5% की बढ़त। राकेश झुंझुनवाला का नाम जुड़ा JP एसोसिएट्स के साथ और एक अच्छा स्पर्ट आज के सेशन में दिखा। नतीजों का इम्पैक्ट आपकी स्क्रीन पर है। विप्रो 6.5% ऊपर, हालांकि यहाँ पर अर्निंग्स प्लस बायबैक का इम्पैक्ट है। एलेम्बिक फार्मा 3.5% नीचे, न्यूक्लियस सॉफ्ट के नंबर्स खराब रहे, 6.5% नीचे ये शेयर है। और जेंसेट टेक्नोलॉजीज 2% की बढ़त लेकर क्लोज होने की तैयारी में है 828 के लेवल्स पर। दीवान हाउसिंग के नंबर्स अच्छे आए लेकिन स्टॉक कमजोर, क्योंकि ऑलरेडी ये हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स काफी परफॉर्म कर चुके हैं। 4.5% नीचे है। इंडियन बैंक 1% नीचे। कैनफिन होम्स नंबर्स थोड़े से एसेट क्वालिटी फ्रंट पर डिसअपॉइंटिंग रहे, 2% नीचे ये स्टॉक भी ट्रेड कर रहा है। लेकिन IT स्टॉक्स में अच्छा मूव, पार्ट्रॉनिक्स, HCL टेक, साइन, TCS ये कुछ परफॉर्मर्स रहे आज के सेशन में। तो आज मार्केट को पूरा सहारा मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज से, सहारा मिला आज IT कंपनी से, और जो लास्ट वाला हिस्सा है ना ये शॉर्ट कवरिंग बैंकिंग से।
तो ये बैंकिंग का लास्ट में हिस्सा मूव आना ये अपने आप में काबिल तारीफ है। ये इसमें एक एग्जांपल है, वह आप वापस देखिए एक्सेस को, वापस देखिए आईसीआईसीआई बैंक को, ये बड़े अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं। ये इंडिकेट कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में वापस कुछ हो सकता है। तो इसलिए बाजार की आज की क्लोजिंग इंटरेस्टिंग है और बेहतर नोट पे होके जा रहा है। और अब अगर किसी वजह से मार्केट 994050 के ऊपर खुल गया तो अगले हफ्ते तैयारी कीजिए 10,000 की। 10,000 का जश्न होगा बाजार पे और ये पूरा सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव एक्सपायरी से फिर ये पूरी तरह से एक अच्छी रैली मिलेगी जो कि 10,000 के ऊपर भी बाजार को लेके जा सकती है। तो ये हफ्ता बाजार के लिए बेस का हफ्ता था। अगले हफ्ते हो सकता है मार्केट के अंदर जश्न मनाया जाए 10,000 का लेके। फिलहाल आज की क्लोजिंग बिल्कुल कुछ फ्रंटलाइन काउंटर्स ऐसे भी थे जो आज पीछे छूट गए, उसमें आज फार्मा कंपनी छूटी है। अच्छी बात है कि आपके डिफेंसिव पीछे छूट गए, एग्रेसिव या लीडरशिप ने आज लीडरशिप ली और ये तेजी से ऊपर आए। लेदर इंडस्ट्रीज के अंदर भी अच्छा मूव मिला। आज सुबह से जो पैकेज वाली बात थी वो उनको प्ले कर रही थी। चुनिंदा एजुकेशन के शेयर्स भी आज अच्छे क्लोज करके जा रहे हैं, जैसे कि एडुकॉम और एमटी एडुकेयर, इन दोनों के अंदर हमको अच्छी क्लोजिंग मिली है। 9900 के ऊपर की क्लोजिंग, आज अच्छी क्लोजिंग देखेगा। 32,000 के ऊपर सेंसेक्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1580 के ऊपर, ये तीनों बड़े कंट्रीब्यूटर आज बाजार के अंदर अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। आज आईटी का सपोर्ट अच्छा मिला। विप्रो के बायबैक ने सभी शेयर्स को वापस चला दिया। अच्छी क्लोजिंग है। शाइना, आपका कमेंट चाहिए आज की क्लोजिंग पर। अगर रिलायंस वाले हिस्से को हम हटा दें तब भी बाजार ठीक लग रहा है ना आपको? आई थिंक सो डिम्पी, एंड रिलायंस का सपोर्ट मेरे हिसाब से अभी भी कंटिन्यू रहेगा। तो जैसे आप लेवल्स 10,000 की जो बात कर रहे हैं, इट इज डेफिनेटली इन व्यू। ठीक है आशीष, आपको कैसे दिख रही है आज की क्लोजिंग? जी, जैसे मैंने कहा कि काफ़ी अच्छी रिकवरी लोअर लेवल से देखने को मिली और थोड़ी ब्रॉड बेस्ड एक रिकवरी देखने को मिली। वॉल्यूम्स के फ्रंट पे भी अच्छा मुझे लगता है सेंस बन रहा है। ओवरऑल मुझे लगता है 9930 के बाद एक बड़े मुंह की तैयारी की शायद गुंजाइश कर सकते हैं। मे बी 10,000 के लेवल से शायद इस एक्सपायरी में क्रॉस होते हुए देखने को मिले। और पूरा जो स्पेस है, जैसे कि हम ऑलरेडी बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के अंदर एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जहां पर पे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक ये काफी अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। ज्वेलरी स्टॉक्स में मुझे लगता है टाइटन, पीसी ज्वेलर्स, इनके अंदर एक सस्टेन्ड मूव एक्सपायरी तक देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 6-7 दिन से कंसोलिडेट हुए थे और अब अगर से इनके मूव शुरू हुए तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग इनके अंदर लास्ट 2-3 दिनों के अंदर में देखने को मिल सकती है। और तीसरा जो स्पेस होगा वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एनबीएफसी के अंदर होगा, जिसके अंदर उज्जीवन और इक्विटास जैसे स्टॉक होंगे, जहां पे 4-5% की बढ़त एक्सपायरी की सीरीज के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। राकेश, आपके क्लोजिंग कमेंट्स? दिवाली काफी अच्छी क्लोजिंग है। जैसे आशीष ने बोला, नीचे से रिकवरी, नीचे से क्लियर एक बैंक देखने को मिली है। और मुझे लगता है कि जैसे आशीष भी मेंशन कर रहे हैं 9930, 9940, मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। और निफ्टी ने नीचे में 9830 के अराउंड एक अच्छा बेस बनाया है और उम्मीद है एज ऑफ नाउ कि अगले सप्ताह एक्सपायरी से पहले या एक्सपायरी वाले दिन 10,000 के लेवल्स के आसपास हम ऊपर की तरफ देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया आपका शाइना। राकेश आपका शुक्रिया, आशीष आपका शुक्रिया आज कार्यक्रम में समय देने के लिए। तो फिलहाल अंतिम बात इतना ही।